नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कहानी कुर्सी की में आज शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ जिसने पूरे देश में सनसनी मचा दी है। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कैश मिलने के सबूत सामने आ गए हैं। खुद देश के चीफ जस्टिस ने इस मामले का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक कर दिया है। जो रिकॉर्ड है, जो प्रेस रिलीज है, वो इस वक्त इंडिया टीवी के पास भी है, एक कॉपी हमारे पास भी है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले हुए जले हुए नोट के बंडलों की तस्वीर पब्लिक डोमेन पर शेयर कर दी है। साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी भी बना दी गई है। जस्टिस वर्मा को फिलहाल काम करने पर रोक लगा दी गई है। किसी भी तरीके के न्यायिक काम में उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है जब सभी के सब रिकॉर्ड सार्वजनिक किए गए हैं, पब्लिक कर दिए गए हैं। सार्वजनिक की गई रिपोर्ट और दूसरे दस्तावेज, कुल 25 पन्नों का ये पूरा प्रेस रिलीज है जिसमें पूरा घटनाक्रम, पूरी क्रोनोलॉजी बताई गई है। कैसे 14 मार्च की रात को जस्टिस वर्मा के घर में आग लगी, इस दौरान अधजले नोट मिले। आग पर काबू पाने के दौरान दिल्ली पुलिस के स्टाफ ने बकायदा इसका वीडियो बनाया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को यह वीडियो भेजा गया। पुलिस कमिश्नर ने इसे दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को व्हाट्सएप पर भेजा। ये सारी बातें इस प्रेस रिलीज में शामिल हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को फोन किया, पूरे मामले की जानकारी अपनी तरफ से भी दी। आग लगने के अगले दिन ही जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली लौटे और फिर 16 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने देश के चीफ जस्टिस यानी सीजेआई संजीव खन्ना से मुलाकात की और उसके अगले ही दिन दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई। उन्हें नोटों के अधजले हुए बंडलों की तस्वीरें दिखाई गई। यानी कि पिछले 3 से 4 दिन से इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बहुत कुछ चलता रहा, जिसके बाद देर रात को चीफ जस्टिस ने पूरे मामले को सार्वजनिक कर दिया। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जस्टिस वर्मा ने साफ साफ कहा है कि ये नोट ना तो उनके हैं और ना ही उनके परिवार के किसी सदस्य के हैं। वो इसे अपने परिवार के खिलाफ एक बड़ी साजिश बता रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, पूरी प्रेस रिलीज है, वो वीडियो है, वो तस्वीरें हैं, वो जो पूरे अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सामने है। सीजेआई की ओर से क्या कहा गया वो भी इस प्रेस रिलीज में है। जस्टिस यशवंत वर्मा की ओर से क्या कहा गया वो भी इस प्रेस रिलीज में शामिल है। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से बाहर जला हुआ सामान हटाया जा रहा है और अभी भी ये काम किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको दे दें, अभी भी 500 के जले हुए नोट मिल रहे हैं। सफाई कर्मियों ने यह दावा किया है कि उन्हें पहले भी जले हुए नोट मिले थे। ये तस्वीरें इस वक्त जो हम आपके सामने रख रहे हैं, ये ताजा तस्वीरें हैं। इंडिया टीवी संवाददाता अतुल भाटिया मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने क्या देखा, सफाई कर्मचारियों से क्या बातचीत हुई, वो सब कुछ अनकट आपके सामने रख रही हूं। जस्टिस वर्मा के घर के बाहर से कूड़े के अंदर से लगातार जले हुए नोट मिल रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये 500 के नोट जो हैं वो यहाँ पर जले हुए हमें इस कूड़े के अंदर से मिले हैं। ये वो डेब्रीज है जिसको उठाने के लिए एनडीएमसी के लोग आते हैं। बताइए क्या नाम क्या है आपका? इंद्रजीत। आप यहाँ पे डेली आते हैं? हाँ जी, हम डेली कूड़ा उठाते हैं। जस्टिस वर्मा जी का घर है, तो क्या आपको नोट यहाँ पर जले हुए मिले थे कुछ? हाँ जी, 20-25 नोट मिले थे कुछ जले हुए, जो जैसे कूड़ा उठा रहे थे, जैसे दिख रहे थे हमें, वो निकाल के हम अलग फेंक रहे थे। कहाँ मिले थे नोट? ये गार्बेज में मिले थे हमें। तो कुछ आपने किसी को बताया कि यहाँ पे नोट पड़े हुए हैं जले हुए? हमने किसी को नहीं बताया। तो कहाँ लेकर गए फिर नोटों को? ये ओखला डंप हुआ जी। हाँ जी। कितने दिन पहले की बात है जब नोट जले हुए मिले? 3-4 दिन पहले की बात है। कहाँ एग्जैक्ट कहाँ पड़े हुए थे नोट? ये यहीं पे सामने पड़े हुए थे गार्बेज में, जैसे ये गार्बेज उठा रहे हैं हम ऐसी। आपका क्या नाम है साहब? सुरेंद्र। आप एक चीज बताइए कि नोट यहाँ पर जले हुए मिले थे, कहाँ रखे होते एग्जैक्ट? पड़े हुए फैले हुए थे वो। कितने नोट थे? 20-25 होंगे जी। हाँ। तो आपने किसी अधिकारी को बताया? नहीं, हमारे कूड़े के लिए अधिकारी क्यों बताएंगे? मैं फटे हुए वो जले हुए नोट मिले। तो ये बिल्कुल साथ में जस्टिस वर्मा का घर है, तो आपको पता भी होगा कि किस तरीके से नोट यहाँ पर जले हुए मिले हैं घर के अंदर। ये इतना हमें मालूम नहीं है, यहाँ पे पड़े हुए थे वो तो।
इंडिया टीवी जस्टिस यशवंत वर्मा के घर की वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो स्टोर रूम था जिसके अंदर आग लगी थी, उसका जो फर्नीचर और जो स्टेशनरी है वो यहाँ पर इसी जो 30 तुगलक क्रिसेंट है, जहाँ पर जो सरकारी आवास है जस्टिस यशवंत वर्मा का, वो आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो इंडिया टीवी दिखा रहा है। हालांकि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है संजीव खन्ना, उन्होंने भी दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे ये पूछा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा से ये पूछा जाए कि आखिर जो जले हुए नोट थे वो कैसे यहाँ से हटाए गए, कैसे वो सफाई पूरी की गई और आखिर ये नोट कहाँ से आए थे। और 14 तारीख यानी कि 14 जो होली के दिन ये घटना हुई, सुबह जब टीम यहाँ पर पहुँचती है तो जो जले हुए नोट थे वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। लेकिन 14 तारीख की रात को जब फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुँचती है तो उसमें ये साफ देखा जा सकता है, जो वीडियोज़ दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने चीफ जस्टिस जो दिल्ली हाई कोर्ट को उनको सौंपे थे, जिसके अंदर साफ देखा जा सकता है कि जो फायर ब्रिगेड के कर्मी जो आग बुझा रहे थे वो लगातार ये बात कह रहे थे कि गांधी जी जल रहे हैं, यानी कि नोट जो 500 के थे वो वहां पर जल रहे। 3 से 4 बोरी जो है वो नोट भरे हुए थे, जो जिस तरीके के जो रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई है। फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी जो आग बुझा रहे थे उन्होंने यहाँ पर देखा, पुलिस कर्मियों ने यहाँ पर देखा, और जिसके बाद ये पूरी रिपोर्ट जो है वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के पास दी जाती है। और संजय अरोड़ा जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है वो चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के उनको पूरी रिपोर्ट ये सौंपते हैं। तो ये हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो स्टोर रूम था उसका फर्नीचर और जो बाकी स्टेशनरी है वो यहाँ पर रखी हुई, लेकिन जो नोट जलते हुए विजुअल हैं, वीडियोस आए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी वेबसाइट पर पूरा डाला है, वो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं दिखते हैं। तो आखिर वो नोट कहाँ गए, किसने उनको हटाया, किसने ये पूरी साजिश रची, किस तरीके से जो एविडेंस है उनको हटाने की कोशिश की गई, ये तमाम सवाल हैं जो कि अब जस्टिस जो यशवंत वर्मा है उनके ऊपर लगातार इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। देखिए, अभी तक ये कहा जा रहा था कि नोट थे ही नहीं। पहले सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो जारी किया और आज जब हमारे संवाददाता अतुल भाटिया मौके पर पहुंचे तो उन्हें जो जले हुए नोट मिले हैं, नोट के अवशेष मिले हुए हैं, वो साफ साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है कि नोटों की गड्डियां तो जल रही थी, उन्हीं के ये अवशेष हैं। अब पूरा सच क्या है ये जांच में सामने आएगा। कहानी कुर्सी की में हमारे चारों मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हर्षवर्धन जी, विजय जी, अवधेश जी, समीर जी, बहुत स्वागत है आप चारों का। चर्चा थोड़ी लंबी चलने वाली है इस पर, क्योंकि कैश तो था और कैश चला भी है और ये अवशेष बता रहे हैं, लेकिन ये कैश की पूरी कहानी क्या है जिसे लेकर पूरे देश में बवाल है, चर्चा इस पर करनी है। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया इस वक्त जुड़े हुए हैं, लाइव है हमारे साथ। अतुल, हमने आपकी पूरी रिपोर्ट देखी और इसके बाद जो बात अभी तक कही जा रही थी कि नोट तो थे ही नहीं, जब तक वहां पर जज यशवंत वर्मा पहुंचे हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने तो कैश देखा ही नहीं था, ना वो जले हुए कैश के अवशेष दिखाई दे रहे थे। आज आपकी रिपोर्ट में ये तस्वीर तो हम देख रहे हैं, नोट तो जले हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए अभी भी मेरे हाथ में एक जला हुआ नोट है, ये 500 का नोट है, आप देख सकते हैं जला हुआ है। और ये जो आप देख सकते हैं पीछे यशवंत वर्मा जी का घर है, 30 तुगलक क्रिसेंट। और पहले हमने तस्वीरें दिखाई कि घर के अंदर भी कुछ जला हुआ सामान है, कुछ स्टेशनरी और इसके अलावा फर्नीचर जो है वो जला हुआ है। और जब आज एनडीएमसी के कर्मी यहाँ पर आए जो कि डेली साफ सफाई करते हैं, वो इस कोने पर यहाँ पर पहुंचते हैं जहां पर ये पूरा कूड़ा पड़ा हुआ था। और इसी कूड़े के अंदर जब उन्होंने सर्च किया, हम भी उनके साथ में सर्च कर रहे थे कि शायद कुछ नोट जले हुए मिले, उन्होंने ये दावा किया कि 4 से 5 दिन पहले उनको यहाँ से जले हुए नोट मिले थे, 20 से 25 इनकी संख्या थी। और इसी कूड़ा, जो मैं आपको कूड़ा दिखा रहा हूँ, इसी कूड़े के अंदर से वो नोट मिले थे। और आज जब हम उनके साथ यहाँ पर लगे सर्च किया तो इसी कूड़े के अंदर से 500 के 5 से 6 नोट हमें इसी तरीके के जले हुए यहाँ पर मिले। और जैसा कि हमने पहले भी तस्वीरों में दिखाया कि किस तरीके से 5 से 6 वो नोट थे, तो अभी भी क्योंकि ये जस्टिस जो यशवंत वर्मा है उनका सरकारी आवास है और ठीक उसके पीछे यहाँ पर ये कूड़ा, क्योंकि पत्ते यहाँ पर काफी गिरते हैं तो उसको उठाने भी एनडीएमसी के लोग आते हैं। और जो एनडीएमसी के दोनों कर्मी थे, चाहे वो सुरेंद्र हो चाहे वो इंद्रजीत हो, उन दोनों से हमारी बात हुई तो उन दोनों का भी यही कहना था कि 4 से 5 दिन पहले उनको यहाँ पर 20 से 25 नोट जले हुए मिले थे। ओखला वो ये लोग डंप करते हैं, किसी अधिकारी को इन्होंने नहीं बताया और यहाँ से वो नोट जो है वो एनडीएमसी के ट्रक के अंदर लेकर यहाँ से चले गए। तो जिस तरीके से जस्टिस वर्मा लगातार जो अपनी सफाई दे रहे थे कि कोई भी नोट ऐसे जले हुए उन्होंने नहीं मिले, पूरा ये प्लांट है, पूरी इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, तो अब ये जले हुए नोट
यहाँ पर गवाही दे रहे हैं कि किस तरीके से जले हुए नोटों, क्योंकि 14 तारीख को होली वाले दिन यहाँ पर आग लगती है स्टोर रूम के अंदर। जले हुए नोट के वीडियोस कल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट के अंदर डाला, जो कि पूरी रिपोर्ट चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट की थी। वो पूरी रिपोर्ट जो सीजीआई को सौंपी गई, वो पूरी रिपोर्ट जो है वो आप जिस बात का हवाला दे रहे हैं अतुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि इस पर चर्चा थोड़ी लंबी चलेगी। और आप जिस बात का हवाला दे रहे हैं, प्रेस रिलीज में जस्टिस यशवंत वर्मा भी जो बात विजय जी कह रहे हैं वो यही है। उन्होंने कहा, और मैं एज इट इज जो यशवंत वर्मा ने कहा है वो मैं पढ़ दे रही हूं जनता के सामने। As already stated, I was never aware of any money or cash lying in the outhouse storeroom. मैंने पहले ही कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि स्टोर रूम में कोई कैश था। Neither I nor any of my family members had any knowledge of cash, nor does it have any bearing or relation with me or my family. वो ये कह रहे हैं, ना ही मुझे ना ही मेरे परिवार के किसी सदस्य को इस बारे में कोई जानकारी थी कि कैश है। और फिर आगे वो कह रहे हैं, no such cash or currency was shown to my family members or staff who were present on that fateful night. यानी कि जिस दिन आग लगी, जिस दिन आग को बुझाने का काम हुआ, जिस दिन ये तस्वीरें, अभी तक की जो बातें कही जा रही हैं कि उसी दिन ये तस्वीरें रिकॉर्ड हुई थी, जले हुए कैश की बोरियां जो ये दिखाई दी हैं तस्वीरों में, वो ये कह रहे हैं कि मेरे फैमिली मेंबर वहीं पर मौजूद थे, मेरा स्टाफ वहीं पर मौजूद था, लेकिन उन्हें कोई करेंसी नहीं दिखाई दी। विजय जी, एक और बात इसमें मैं शामिल करते हुए फिर मैं आपके पास आती हूँ। ये कह रहे हैं, आई ऑल्सो स्ट्रांगली डिनाई एंड आउटराइटली रिजेक्ट द insinuation if made that we removed currency from the store room. उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके की कोई जो आरोप मेरे पे लग रहे हैं कि मैंने वहां से करेंसी हटा दी गई, सबूत वहां से हटा दिए गए स्टोर रूम से, ऐसा भी नहीं हुआ है। As stated above, we were neither shown nor handed over any sack of burnt currency. sack यानी बोरा, हमें कोई ऐसा बोरा दिखाया ही नहीं गया, दिया ही नहीं गया जो ये बताता था कि करेंसी जलाई गई है। ये जस्टिस यशवंत वर्मा कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। एक तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं संजीव खन्ना साहब, उनको मुबारकबाद देने की बात है कि हिंदुस्तान के इतिहास में उन्होंने जिस तरह से इसको सार्वजनिक किया है, उससे जो विश्वसनीयता पर एक सवाल खड़े हुए थे, उसमें थोड़ी सी मजबूती आएगी कि हमें लोगों को भरोसा होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस मामले को रफा दफा नहीं करेगा। और ये मामला अब रफा दफा होने वाला नहीं है। जो भी होगा इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट तो जस्टिस वर्मा को दिया ही जा सकता है, क्योंकि अब 3 मेंबर्स की जांच कमेटी रिपोर्ट बना रही है, वो कर रही है। आपने जस्टिस यशवंत वर्मा जी का जिक्र किया, जो उन्होंने जी इस रिपोर्ट में कहा है, 25 पेज की जो प्रेस नोट है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें एक और प्रेस नोट है, एक और लेटर है जो सीजीआई को चीफ जस्टिस ने लिखा है दिल्ली हाई कोर्ट के। और उसमें उन्होंने एक लाइन और लिखी कि जब मैंने इसको देखा है तो मुझे नहीं लगता कि उस कमरे में या उस कैंपस में कोई बाहर का आदमी आ सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। ये एक बात उसमें अलग तरीके से की जांच तो अलग होगी कि क्या किसका पैसा है, नहीं है। दूसरा, अभी अतुल भाटिया जो बता रहे हैं, आपके जो सफाई कर्मी से बात कर रहे हैं, उन्होंने उन नोटों का जिक्र किया जो कम से कम उस दिन तो नहीं जले, क्योंकि जो उस दिन जला गया है सामान, जो नोट जले हैं या जो आग लगी है, वो सामान तो बाहर गया ही नहीं, वो तो फायर ब्रिगेड ने उसको कर लिया और पुलिस ने उसको सारा का सारा रखा है। 2 बातें अलग अलग है। अतुल भाटिया दूसरी बात कर रहे हैं। अतुल भाटिया जो नोट बता रहे हैं, माफ कीजिए, ये नोट वो नहीं है जो उस कमरे में जले। एक मिनट में अतुल हाँ, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल के साथ आप बात कर लीजिएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो अतुल से आप पहले बात करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अतुल जी अतुल, आप सुन रहे होंगे विजय जी को, वो ये कह रहे हैं कि ये जो जले हुए नोट पाए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, मैं इसमें क्लियरिटी कर देता हूं कि जो नोट 14 तारीख यानी कि होली के दिन लगभग रात को 11:30 बजे जस्टिस वर्मा के घर के अंदर आग लगी थी स्टोर रूम के अंदर, उसके अंदर जब 15 तारीख को जब रजिस्ट्रार वहां पर पहुंचे थे, तब कोई भी नोट उनको जला हुआ वहां पर नहीं मिला था। यह भी रिपोर्ट में कहा गया है। और यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने यह पूछा है कि आखिर वो नोट जो जले हुए थे कमरे के अंदर, वो कोई यहां पर उस कमरे के अंदर अब कोई नोट नहीं है, वो उस कमरे की सफाई की गई है, बाकायदा सबूतों को मिटाया गया है, और उन्हीं में से कुछ नोट जो है वो जस्टिस वर्मा के घर के बाहर यहां पर पड़े हुए हैं।
दिल्ली पुलिस से भी हमारी बात हुई, जो टॉप ऑफिशियल्स है उनका यह कहना है कि कोई भी सीजर कैश का जस्टिस वर्मा के घर से नहीं हुआ है। 15 तारीख को जब टीम वहां पर पहुंचती है सुबह, ठीक है, अतुल एक काम करें, नोट इसको हम बरामद वापस से नहीं जरा हुए। प्रेस नोट पर लेकर आते हैं। और जो बात आप विजय जी कह रहे हैं वो तो अब इस पर जो 3 सदस्यीय जजेस की कमेटी है मैंने उस पर कहा तो वो बात नोट करेंगे। अलग है। अच्छा। दूसरी बात एक और जो आप कह रहे हैं और जस्टिस वर्मा ने कहा कि वहां नहीं बताई गई, ये फायर ब्रिगेड का वो है लेटर। इसमें क्या कहा गया है आप पढ़िए ना सब चीज़ों को। उसमें लिखा है कि उक्त ये दिसंबर 14/3/25 को जो हुआ आग की सूचना मिली पीसीआर कॉल के माध्यम से। एक तो फायर ब्रिगेड को फोन नहीं किया गया था, पीसीआर को किया गया था। खैर वो तो ठीक है, पीसीआर को इमीडिएट कोई करता है कॉल। तुरंत दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर बुलाई गई, ये सब हुआ। और उसकी आखिरी लाइन पढ़िए, उक्त कमरे में आग के काबू आने के बाद 4-5 अजली बोरियां मिली हैं जिनके अंदर भारतीय मुद्रा भरे होने के अवशेष मिले हैं। ये तो फायर ब्रिगेड कह रही है। इसमें क्या आप बात कर रहे हैं कि मिला कि नहीं मिला, किसने रिपोर्ट किया है? ये तो ऑफिशियल नोट है। आप ही के प्रेस नोट में ये शामिल है ये बात कि इसका मतलब नोट तो मिले। देखिए अब 2 बातें हैं ना इसमें हर्षवर्धन जी। ये कह रही है फायर ब्रिगेड की टीम कि उन्होंने ये देखा। यशवंत वर्मा कह रहे हैं कि मेरी बेटी वहीं पर थी, मेरे परिवार के सदस्य वहीं पर थे, मेरे पीएस वहीं पर थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा। हर्षवर्धन जी नहीं, फिर तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जज साहब की और उनके पूरे परिवार की नेत्र दोष की कोई ठीक से इलाज की व्यवस्था हो, वो किया जाना चाहिए। क्योंकि और सब बातें अपनी जगह है, लेकिन ये तो अब सामने आ गया ना, जो वीडियो है और वो एक सिर्फ लाइन भर है। वो जो फायर डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी कर्मचारी है उसने बोला महात्मा गांधी में आग लग गई। वो वैसे तो नोटों के संदर्भ में कह रहा है, लेकिन ये भारत में जिस तरह की व्यवस्था चल रही है, जिस तरह से लोकतंत्र में लोक का भरोसा घटता जा रहा है, वो सचमुच महात्मा गांधी में आग लग गई। इससे ज्यादा बुरा वक्त नहीं आ सकता है। और निश्चित तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी बधाई के पात्र हैं, प्रशंसनीय काम किया है उन्होंने। लेकिन देश के लोगों को हमेशा लगता है कि ऐसे बड़े मामलों में जब ऐसे प्रशंसनीय कार्य हो जाते हैं तो परिणति तक नहीं पहुंचते हैं। अब क्या ये सच किसी को बार बार जो जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा है, वो करीब 3 पन्ने का उनका जवाब है। 25 पन्नों में एनेक्चर है, ढेर सारी चीजें हैं, उसमें 3 पन्ने में उनका जवाब है, जिसमें वो बता रहे हैं कि न तो मैं, न मेरा परिवार, न किसी से लेना देना। 70F वो बटालियन है सीआरपीएफ की जो वहां तैनात रहती है। मजाक बना रखा है। किसी जज के यहां कोई यूं ही घुस जाता है? ये संभव है क्या? मैं वो हिस्सा पढ़ देती हूँ सर, मैं हर्षवर्धन जी वो हिस्सा पढ़ देती हूँ हमारे दर्शकों को, जिससे कि ये रेलेवेंस समझ में आए कि जो अभी हर्षवर्धन जी बता रहे हैं वो एग्जैक्टली इस प्रेस रिलीज में भी है, वो इस लेटर में भी शामिल है। उसमें लिखा हुआ है द कमिश्नर ऑफ पुलिस हैज आल्सो इन्फॉर्म्ड दैट द स्टोर रूम इज एडजेसेंट टू द गार्ड रूम। यानी एडजेसेंट है, गार्ड रूम के पास है, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि कोई भी अंदर दाखिल हो जाएगा, कहीं से कोई भी आ जाएगा। Where Central Reserve Police Force Battalion 70F is posted and that the storeroom used to be kept locked. वो locked रहता था, ऐसे कोई भी तो दाखिल नहीं हो सकता वहां पर। इस पूरी जो 25 पन्ने की वो रिपोर्ट जब सार्वजनिक हो गई, उसकी शुरुआत की जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर की अपनी जो विवेचना है या जो कहें कि ऑब्जर्वेशन है, वो कह रही है कि ये उनका सर्वेंट रूम कह लीजिए, स्टोर रूम कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो हमेशा लॉक रहता था। जैसे ही लॉक शब्द कहते हैं, इसका मतलब उस चाबी को रखने वाला कोई एक ओनर होगा। ये संभव नहीं है ना कि आप जो ताला लॉक करते हो उस ताले को आप कहें कि सीआरपीएफ वालों तुम जरा ले लो, अच्छा चलो तुम नौकर हो तुम ले लो, तो उनमें से कोई नहीं। जब यशवंत वर्मा जी का पक्ष आता है तो उसी में वो कहते हैं कि हमारा इस पैसे से कोई लेना देना नहीं है। अब अगर इतने पैसे कोई जज के घर में जाके डाल आ रहा है, तब तो और बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि कौन है भैया कि इतने बोरे जाके, अब अगर बोरे डाल सकता है तो बम भी डाल सकता है, लॉक भी किया और उसके बाद वो लॉक कर देता है। फिर यशवंत वर्मा कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो जब गए तो सब कुछ खुला होता और कभी ये बंद ही नहीं होता था, हम तो उसमें जो भी सामान अनयूज्ड होता था डाल देते थे। अब इस देश का बड़ा वर्ग, मीनाक्षी जी, इसको सबको ध्यान से सुनना चाहिए, सोच रहा होगा कि हे प्रभु, एक दिन हम पूरा दिन खटते हैं तो कहीं 500, कहीं 800, कहीं 1000, चलो ठीक है, जो बहुत कमाते होंगे औसत वाले में आ जाइए तो 5-10 हजार कमा लेते होंगे, और यहां बोरे में रुपया पड़ा हुआ है, खुला रहता है, जिसकी चिंता भी नहीं है, तब तो बड़ा विचित्र सा है। और मुझे लगता है
कि इसकी परिणति कुछ भी हो, इसमें कुछ भी आए, लेकिन खुद सर्वोच्च न्यायालय की जो 25 पन्ने की रिपोर्ट है, जो एनेक्चर्स हैं, जो वीडियो है, और महात्मा गांधी में आग लग गई है। महात्मा गांधी जी का इस तरह का जो अपमान की बात की जा रही, वो सिर्फ करेंसी के अपमान की बात नहीं है, नैतिकता, शुचिता, सब कुछ ध्वस्त हो गया है। और इस विश्वास को वापस लाना ये न्यायालय की ही जिम्मेदारी। मैं फिर कह रहा हूं, ये जितनी बातें हम लोग कह रहे हैं, ये किसी के मन की बात नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के 25 पन्ने की रिपोर्ट ये कह रही है। हरीश साल्वे, कपिल सिब्बल, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अनिल तिवारी, बड़े बड़े वकील, वो सब कह रहे हैं संकट बड़ा है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि इतने भर से काम नहीं चलेगा भाई, ये कुछ करना पड़ेगा। मैं इसी को ऐड कर देती हूँ। देवेंद्र कुमार उपाध्याय जो बात कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं, द इंक्वायरी कंडक्टेड बाय मी प्राइमा फेसी डज नॉट reveal possibility of entry or access to the room by any person other than those residing in the bungalow। यानी कि उस बंगलो में रह रहे लोगों के अलावा किसी का और बाहर से आने की संभावना नहीं बनती है। अब कौन रह रहा है बंगलो में? The servant, the gardeners, the CPWD personals, if and accordingly, I am of the prima facie opinion that the entire matter warrants a deeper probe। यानी कि गहरी जांच की, छानबीन की इसमें आवश्यकता है। आज बात हो रही है उन जले हुए नोटों की, उन बोरियों की, जिनके धीरे धीरे करके जानकारियां और निकल के सामने आ रही है। और ये बार बार दोहराना होगा, ये इतिहास में पहली बार है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से सारी बातें सार्वजनिक की गई हैं। अवधेश जी, यहीं से बात को आगे बढ़ाते हुए जो बात एक बार फिर मैं दोहराती हूँ, जस्टिस वर्मा कह रहे हैं, What baffles me is the complete absence of any sack of allegedly burnt currency, but never recovered, never seized। वो तो सीधा सीधा इसी बात को नकार रहे हैं कि ना वो कभी रिकवर किया गया, ना वो कभी सीज किया गया। तो फिर ये जो सारे सबूत हम देख रहे हैं, जो ये सारी तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से भी जारी की गई, आपने भी वो प्रेस नोट देखी होगी, बिल्कुल। फिर वो कहां से आई, वो तस्वीरें कहां से आई? नहीं, देखिए, ये जो घटनाक्रम है ये थोड़ा रहस्यमय तो हो गया है, जासूसी फिल्मों की तरह लग रहा है कि कहां से नोट आ गए। अब अगर उसमें देखिए, हाँ, इन्हीं तस्वीरों की मैं बात कर रही हूं। अरे, अग्निशमन विभाग का प्रमुख अपने पत्र में लिख रहा है अंतिम पंक्ति में कि उसमें जली हुई बोरियां पाई गई जिसमें करेंसी थे। तो करेंसी थे। अब या तो फायर ब्रिगेड के चीफ को किसी ने घूस दे करके ये बयान दिलवाया है, अब किसी ने अगर वहां बोरा रख दिया है, बोरा रख के आग लगवा दिया है, आग लगवा के वहां से फोन करवा दिया हो, तो उस पर वो भी जांच रिपोर्ट में आएगी। लेकिन फोन उनके सेक्रेटरी साहब ने किया था, जो जज साहब के सेक्रेटरी है वो किया था। देखिए, उनका जो बयान है, जो आपने प्रश्न किया है, वो लीगली बयान है, क्योंकि लीगली अगर कोई चीज सीज किया जाता है तो उसमें वहां के गवाहों के हस्ताक्षर होते हैं, उस पर मोहर लगती है, उसको सील किया जाता है। ये वो बात कर रहे हैं कि हमारे घर में ऐसे कोई पेपर्स नहीं है कि हमारे परिवार को दिखा के और सील कराया गया हो। वो कोर्ट की भाषा ऐसी होती है, टर्मिनोलॉजी ऐसा ही होती है। और ये सही है कि न वहां चौकीदार से उसका कोई ऐसे पेपर पर साइन कराए गए, न दिखाए गए उसकी तस्वीर। तो जो लीगली कोई चीज अटैच करना होता है, या लीगली जो रिकवरी होती है, उसमें ये नहीं है, वहां मिला है। तो इसलिए जज साहब जो कर रहे हैं वो कोर्ट की भाषा के अनुसार कर रहे हैं। हम जो डिबेट कर रहे हैं वो केवल कोर्ट की भाषा नहीं है, कोर्ट की तो है ही है, लेकिन क्या दिल्ली के सम्मानीय मतलब उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश के घर आग लगने पर, चाहे वो स्टोर रूम हो चाहे आउट हाउस हो, अगर इतनी भारी मात्रा में नोट जलते हुए दिखे हैं, अग्निशमन विभाग इसको स्वीकार कर रहा है, तो उसके बारे में देश के अंदर कौतूहल पैदा होगा। क्योंकि पहले भी हमारे जुडिशियरी पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। दबे छिपे संसद के गलियारों में जाइए, सांसद लोग चर्चा करते हैं, जो अच्छे वकील हैं वो चर्चा करते हैं, और केस लड़ने वाले तो करते ही हैं कि बगैर लेन देन के नहीं हो सकता है। तो अब वो एक, लेकिन इसमें देखिए ऐसा है कि जो जस्टिस संजीव खन्ना जी ने, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी ने एज इट इज चीजों को सामने रखा है। इसमें उनका कोई मंतव्य नहीं दिखाई पड़ता है कि चीफ जस्टिस का क्या फाइंडिंग्स है। हम लोग कभी भी चीफ जस्टिस जैसे बड़े पद पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाते हैं, ना उठाएंगे, ना उनके इरादे पर हमारा प्रश्न है। लेकिन चीफ जस्टिस अभी अपनी फाइंडिंग दे ही नहीं सकते। उन्होंने तो 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है, जांच कमेटी बनाई। देखिए, ऐसा है, सुनिए,
रिपोर्ट उन्होंने तो देखिए ये क्या है, फॉर्मेलिटी सारी कुछ हो रही है। और फॉर्मेलिटी ये है कि पहले जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि मेरे पास जैसे ही जानकारी मिली मैंने आपसे संपर्क किया, यही है ना कि हमारे पास जानकारी मिली कि ऐसे ऐसे घर में आग लगी है, ये हुआ है, मैंने पहले वहां करने की दरियाफ्त करने की कोशिश की, फिर आपको फोन किया और आपने जो मुझे कहा कि एक बार जाके देखिए, उसके आधार पर मैं वहां गया, रुका, आधे घंटे में मैं निकल गया और पता चला कि उनके सेक्रेटरी ने फोन किया था, उसमें ऐसे लटके हुए जगह थी। जो कुछ मैंने देखा उसके बाद मुझे नहीं लगा कि उस कमरे में बाहर का कोई आदमी आके प्रवेश कर सकता है। गार्डनर जा सकता है, जो बगीचे का माली होगा वो जा सकता है, पीडब्ल्यूडी के लोग जा सकते हैं, गार्ड जा सकते हैं या उनके परिवार के लोग जा सकते हैं। वो आउट हाउस जरूर है, लेकिन ये भी है उसमें कि उसमें ताला नहीं है, ताला नहीं था, ताला नहीं लगते हुए पाया गया, ये उसमें लिखा हुआ नहीं, ये रखा हुआ है। देखिए मैं पढ़ देती हूँ। स्टोर रूम के घर की सुरक्षा गार्ड जो सीआरपीएफ एफ कंपनी 70V वाहिनी की है, उनके लिए बनाया गया गार्ड रूम से सटा हुआ है। मतलब वो स्टोर रूम, हाँ, इसे ताला लगाकर रखा जाता है। अंग्रेजी में उन्होंने जो लिखा है कि एडजेसेंट टू द गार्ड रूम, ये कह रहे हैं इसे ताला लगा कर रखा जाता है, इसलिए कह रहे हैं कि कोई बाहर से आ जाए और उस ताले को खोल के फिर सामान रख दे और जाता है। लेकिन जस्टिस वर्मा का कहना है कि वो कभी बंद नहीं हो। उनके स्टेटमेंट को आप पढ़िए, उसमें वो कह रहे हैं कि कभी वो बंद नहीं होता। विषय है ना, उसमें हाँ, उसमें यूज्ड और अनयूज्ड भी ऐसी चीजें सब उसमें रखी जाती है। नहीं तो वो तो एक बचाव का भी तर्क हो सकता है। लेकिन अब इस समय एक बहुत रहस्यमय है, चीफ जस्टिस ने अगर उनको ड्यूटी से अभी मुक्त किया है, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा है, अगर एक तो उनको तात्कालिक रूप से देखा जाए तो एक पनिशमेंट हुआ किसी जज के, उसके कैरेक्टर पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्राथमिक रूप से ऐसा लगा है कि नहीं भैया ये जो बता रहे हैं वही सच नहीं है, इसके परे भी कोई सच होगा। और इसमें देखिए जो कमिटी है उसमें 2 हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के, जो 3 सवाल जस्टिस है। जी, जो 3 सवाल जो खुद जस्टिस संजीव खन्ना की ओर से उठाए गए हैं और जो उन्होंने पत्र लिखा है जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय को, समीर जी वो ये कह रहे हैं, जो 3 पॉइंट्स वो कह रहे हैं, हाउ डज ही अकाउंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ मनी कैश इन द रूम लोकेटेड इन दिस प्रीमाइसेस। पहले तो यही पता चले कि वो कैश वहां पर कैसे आया, उसकी प्रेजेंस वहां पर, उसकी मौजूदगी वहां पर कैसे थी। दूसरा सवाल जो वो उठा रहे हैं, एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ मनी कैश विच वाज फाउंड इन द सेड रूम, यानी कि उस स्टोर में जो पैसा था उसका सोर्स क्या था वो पता चले। और तीसरी बात जो ये कह रहे हैं, हु इज द पर्सन हु हैड रिमूव्ड द बर्न्ड मनी, यानी कि वो जले हुए सैक की बात कर रहे हैं ना, उस बोरी की बात कर रहे हैं, कैश की बात कर रहे हैं। हु इज द पर्सन हु हैड रिमूव्ड द बर्न्ड मनी कैश फ्रॉम द रूम इन द मॉर्निंग ऑफ मार्च 15, 2025, यानी कि वो भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर जस्टिस वर्मा ये कह रहे हैं कि उन्होंने भी अपनी आंखों से ये नहीं देखा, तो फिर तो ये पता चलना चाहिए कि वो रिमूवल किसने किया, वो हटाया किसने। सबसे बड़ा प्रश्न देखिए मीनाक्षी जी, घटना घटी है 14 तारीख की रात को 12:45 पे 30 तुगलक 11:30 पे 30 तुगलक क्रिश्चियन के घर पर। उस समय घर पर कौन था? जज साहब और जज साहब की पत्नी भोपाल में थे, वो घर पे नहीं थे। जज साहब की बेटी और बूढ़ी माँ घर पर थी। जज साहब का निजी सचिव घर पे थे। निजी सचिव ने पीसीआर को फोन किया कि आग लगी है। पीसीआर ने 2 फायर ब्रिगेड बुलाई। फायर ब्रिगेड बुलाई जाती है, जब फायर ब्रिगेड आग बुझाती है तो उन्हें वहां जले हुए नोट मिलते हैं। यह कहा जा रहा है कि फायर ब्रिगेड ने इसका संज्ञान लिया। पुलिस कमिश्नर को इसका इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस कमिश्नर दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय साहब को इन्फॉर्म करते हैं इस मामले को। और जिनके घर में आग लगी है यशवंत जी, वो कब आते हैं? वो 15 तारीख की शाम को भोपाल से लौटते हैं। और क्या 14 तारीख की रात को जब यह घटना घटी, आग लगी, वहां नोट जले हुए मिले, पुलिस का क्या दायित्व था वहां पर? सबसे पहले यह था कि उस रूम को लॉक किया जाता, उस पूरे एरिया को सील किया जाता, और जो नोट निकले उस समय घर के लोगों से, उनकी बेटी जो बालिग है, वैसी तो नहीं कि छोटी बेटी है उनकी, उस बेटी को, निजी सचिव को वहां बुलाया जाता, उनको दिखाया जाता कि देखिए इस कमरे में इतने नोट जले हुए, एविडेंस के लिए वहां उनका बयान दर्ज होता, वहां उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग करते, सारे सीसीटीवी कैमरे जो है वो कब्जे में लेते और सारे घर के लोगों को वहां से दूर करते। सुबह तुरंत जज को आने को कहते कि आप तत्काल आइए। अर्ली इन द मॉर्निंग जज को वहां बुलवाया जाता और जज के सामने उसको खोल के सब चेक करवाया जाता।
आपको पूरा समय दे दिया। दूसरे दिन सुबह जिन लोगों को सफाई करनी थी कर दी। जब जज को फोन करते हैं दूसरे दिन 15 तारीख को उनका रजिस्ट्रार जाता है, जो दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो रजिस्ट्रार को भेजते हैं और वो कहते हैं कि रूम में कुछ मिला नहीं। मैं उससे क्यों सहमत हूं, क्योंकि ये जितने भी अभी तक कॉन्वर्सेशन हुए उसमें ये हिस्सा ये बताता है कि स्टाफ और बेटी से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कहा कि आप आग से दूर रहिए। जस्टिस वर्मा ये कह रहे हैं मुझे मेरे परिवार को नहीं पता कि वहां पर क्या मिला, जब नोट हमें दिखाए नहीं गए तो हम ये कैसे मान लें? एक लाइन जब टीम चली गई और तो ये पूरा घटना नहीं मिला। 14 तारीख की रात की है। हाँ। 22 तारीख तक सीजीआई जी क्या कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था? 8 दिन क्यों लगे इस मामले को बाहर आने के लिए? ये घटना 16 तारीख को ही शाम को पूरे मामले की जानकारी आनी थी। 8 दिन तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो ढिलाई बरती है, और जब मामला मीडिया में आता है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई जी इसको सार्वजनिक करते हैं, साइट पर अपलोड करते हैं। अब तो मामला इतना बड़ा बन गया ना, और मुझे लग रहा है जो कमेटी बनाई है इसे टाइम बाउंड कमेटी बनानी चाहिए था कि 60 दिन के अंदर आपको स्थिति समक्ष रखना है। कमेटी बनानी, कमेटी को कोई टाइम बाउंड जानकारी नहीं दी गई है, तो मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें ढिलाई बरती है। ठीक है, आपकी बात। नहीं, मैं 2 बातें कर रहा हूं। अभी ये जो प्रेस नोट है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी बातें प्रेस नोट में लिखी गई है। ये हो सकता है कि पुलिस ने वो, क्योंकि पुलिस तो जब वहां पर पहुंची है, नोट मिले हैं, तो उसने सब कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग भी की होगी और उस पर साइन भी करवाए होंगे। जरूरी नहीं है कि ये आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। प्रेस नोट का मतलब ये नहीं कि उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन आपको दी है। लेकिन प्रेस नोट का मतलब ने जो अभी किया है, जो उपाध्याय साहब जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में बात मेंशन होती है, पुलिस कमिश्नर मेंशन करते हैं। में तो जब उन्होंने वीडियो का जारी कर दिया, फोन की वीडियो से कुछ थोड़ी होगा। वीडियो जारी कर दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई इसमें नोट मिले हैं। हाँ, हमने ये देखा नोट, आप उनके साइन लेते ना, वो होंगे साइन। मैं ये कह रहा हूँ अभी हमें नहीं पता कि पुलिस की रिपोर्ट में ये मेंशन नहीं है। जरूरी नहीं ना, अभी आपको नहीं पता कि क्या किया है क्या नहीं किया। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि टाइम बाउंड यदि होता तो बेहतर होता कि भाई जल्दी से जल्दी हो जाए, और इसमें कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन नहीं है। उसी कमरे की जैसा सोर्स का तलाश कहां से नोट आया, सोर्स की तलाश बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत ऐसा क्वेश्चन है कि नोट कहां से आया। हालांकि 6 महीने बोल दिया है कि 6 महीने तक उनका जो डाटा है मोबाइल का वो रिकवर करने की बात हो गई, वो करने की बात है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि इस तरह से इनिशिएट किया गया और ये जो सारा काम हुआ है उसमें ये साफ है कि भी नोट वहां पर मिले हैं। अब इस पर ये चर्चा करना कि वो नोट उनके नहीं थे, ये सब तो जांच में सामने आ जाएगा, हम लोग उस पर क्या कमेंट करेंगे। लेकिन टाइम बाउंड होता तो ज्यादा बेहतर होता कि टाइम बाउंड किया जाए, और उनको काम करने से रोका गया है। बल्कि बेहतर है कि उनको कहा जा सकता है कि छुट्टी पर भेज दिया जाए। इतने केस लड़े होंगे, इतने केस का निर्णय दिया होगा, मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह पहला मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है जो उन्हीं के घर का मामला है, और उन्हें इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी करना पड़ेगा। उन्हें जो भी सच्चाई जनता के बीच, देश की जनता के बीच लानी पड़ेगी। जो प्रतिष्ठा धूमिल हुई है जुडिशरी की, जो आग उंगली उठ रही है जुडिशरी के ऊपर, मुझे लग रहा है उसे बहुत साफ करने के लिए, लोगों में विश्वास बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जल्दी से जल्दी सच्चाई को बाहर लेकर आनी पड़ेगी। सर, जितना भी मैं पढ़ रही हूँ हर्षवर्धन जी, उसमें जो एक सस्पेंस लग रहा है वो इस सबूत का ही लग रहा है कि वो बोरी जिसमें अर्ध जले हुए नोट थे, वो जस्टिस यशवंत वर्मा कह रहे हैं कि ना मुझे ना मेरे परिवार वालों को दिखाए गए। वो जांच में पता चलेगा ना। दूसरा जो देवेंद्र उपाध्याय कह रहे हैं, एज पर जो उन्हें कमिश्नर से इंफॉर्मेशन मिली, वो ये कह रहे हैं कि वहां पर मौजूदगी थी, ऐसा कमिश्नर की तरफ से उन्हें ये इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ये थोड़ा सा भी समझने वाली बात है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो सब कुछ कहा उसमें मैं एक पंक्ति है उसको पढ़ देता हूं। आई हैव ऑल्सो बीन इन्फॉर्म्ड दैट एज पर द सिक्योरिटी गार्ड posted at the residence of the honorable judge, some debris and half burnt article were removed in the morning of 15/3/2025. 14 की रात में आग लगी है, सिक्योरिटी गार्ड ने बताया है, जो पुलिस कमिश्नर के हवाले से दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिख रहे हैं कि वहां बहुत से जो जलने के बाद निशान होते हैं, आधे जली चीजें, वो सब वहां से सुबह से साफ की गई। और उसमें तो ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूरा कमरे में काला हो रहा था, वो सारी बातें। लेकिन मुझे एक चीज समझाए उससे पहले कि मैं ब्रेक पर चली जाऊं, और भी बहुत सारी खबरें कि जब भी कोई इस तरीके से पुलिस जांच होती है तो क्या सबूतों को हटा दिया जाता है या फिर उन्हें सील कर दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है? नहीं, उसको लॉक करके रखने कहा किसने? क्या पुलिस ने कहा? पुलिस ने वहां लॉक किया कि अब इसको कोई टच नहीं करेगा? तो ये तो पुलिस की भी, पुलिस कमिश्नर लिखा है, लापरवाही है। उस जगह का पहले यही होता है कि अगर वहां कोई संदेह हुआ है
कि ये नॉर्मल फायर नहीं है और फायर हुआ भी है तो ये नॉर्मल कंडीशन है, इलीगल कंडीशन है, तो उसको सुरक्षित रखने की कोशिश होती है। किसने हटाया? मैं देखिए, ये इतना आसान मामला तो है नहीं। जब इतने दिनों के बाद कोई सीधी सीधी बात नहीं कह रहे हैं तो जज साहब के घर में वो पैसा मिला, इसमें कोई संदेह नहीं है। जज साहब कह रहे हैं हमारा नहीं है, लेकिन रिपोर्ट कह रही है जज साहब के घर में मिला। जज साहब के घर में आग लगी, जज साहब नहीं थे, इसलिए मजबूरी में वो भी जो उनका प्राइवेट सेक्रेटरी था जिसको उस नौकर ने बताया तो उसने फोन कर दिया तो ये सब कुछ आ गया। अब इसका मतलब ये तो तय हुआ कि कम से कम वो सारे लोग तो नहीं है जिनको ये पता रहा होगा, तो और किसको पता रहा होगा कि पैसा यहां बोरे में रखा है। पुलिस कमिश्नर ने जो रिपोर्ट दी है वो साफ बता रही है पैसा जज साहब के घर में था, जलने के बाद जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो नहीं की गई। पीसीआर की कॉल थी, फायर उसके साथ दौड़ा, क्योंकि जब आग लगेगी कहीं भी पीसीआर पे फोन जाएगा तो ऑटोमेटिकली रूटेड हो जाता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। असली बात यह कि उसके तुरंत बाद कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये सवाल है असली। और जैसे ही ये सवाल आता है संदेह बड़ा हो जाता है। अब सच कोई छिपा हुआ नहीं। बड़ी खबर आपको दे दूं, दिल्ली नोट कांड पर फायर सर्विस के डायरेक्टर से मुलाकात हुई है सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जीएफएस अतुल गर्ग से एससी के अधिकारियों की मुलाकात हुई है। दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर हैं अतुल गर्ग। इस पूरे मामले पर उनकी मुलाकात हुई है। जाहिर है अब जो डिब्रीफ की बार बार बात हो रही है वो कहाँ गया, क्या उन्होंने देखा, जो उन्होंने प्रेस नोट भी दिया उस प्रेस नोट में भी ये बातें साफ कही जा रही हैं कि अर्ध जले हुए सामान को, आर्टिकल्स को वहां से हटाया गया। अब इस पर सारी जानकारियां ली जा रही है। अतुल भाटिया मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अतुल, क्या खबर आ रही है? देखिए, दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर हैं अतुल गर्ग और वो भीकाजी कामा प्लेस जो फायर ब्रिगेड का ऑफिस है उसी में उन्हीं का रेजिडेंस है, वो वही रहते हैं। यही कारण है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑफिशियल्स हैं वो भीकाजी कामा पैलेस गए, क्योंकि जो वीडियो भी कल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में डाले गए थे वो वीडियोज भी बाकायदा दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दिए गए थे। और जो दिल्ली फायर सर्विस के जो डायरेक्टर है अतुल गर्ग, उन्होंने ही सबसे पहले ये वीडियोज जो है वो दिल्ली पुलिस को सौंपे थे। तो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यही कारण है कि अतुल गर्ग के घर पर जो सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि वही इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और कोई एजेंसी इस पूरे मामले की जांच नहीं कर रही है, तो वो लोग भीकाजी कामा पैलेस में जो फायर ब्रिगेड का जो ऑफिस है उसी में अतुल गर्ग का घर है, रेजिडेंस है, वहीं पर उनका पूरा परिवार रहता है। तो वहीं पर ही उनसे जानकारी लेने के लिए पूरी जो ऑफिशियल्स की टीम है सुप्रीम कोर्ट की वो वहां पर पहुंची थी। तो अब वहां से वो टीम निकल चुकी है। निश्चित रूप से अतुल गर्ग से कई सवाल जवाब किए गए होंगे कि आखिर किस कंडीशन में, किस समय कॉल मिलती है, कैसे फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंचती है। 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो आप देख सकते हैं, मेरे पीछे जस्टिस यशवंत वर्मा का घर है और उसके ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो है वो स्टोर रूम है जिसमें आग लगी थी। आप यहां बाहर देख सकते हैं सीआरपीएफ के जवान जो है वो यहां पर तैनात है। और जिस तरीके से बात यहां पर 2 सीआरपीएफ के जवान मैं आपको दिखा सकता हूं, ये देखिए यहां पर सीआरपीएफ के जवान, अभी एक गाड़ी यहां पर अंदर जरूर आ रही है मीनाक्षी, ये आप देख सकते हैं दिल्ली हाईकोर्ट का स्टिकर जो है वो इस गाड़ी पर लगा हुआ है और ये गाड़ी यहां पर अंदर जा रही है। सिक्योरिटी मैं दिखाऊं कि किस तरीके की सिक्योरिटी यहां पर है, बाकायदा कोई भी बिना, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ के जवान यहां पर तैनात है। एक आपको मैं दिखा रहा हूं कि गेट बंद कर रहे हैं, दूसरे यहां पर जो है वो भी यहां पर सीआरपीएफ के जवान मौजूद है। तो इसके अलावा आप यहां पे देखेंगे पूरा स्टाफ जो है वो इस रूम के अंदर यहां पर बैठता है। कौन लोग किन्होंने यहां पर मिलने आना है, किन लोगों ने कौन लोग यहां पर आ रहे हैं, वो तमाम डिटेल्स जो है वो यहां पर रखी जाती है। तो पूरा हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जस्टिस जो यशवंत वर्मा है उनका ये घर है और ठीक सामने आप देखेंगे उसके पीछे वहां पर स्टोर रूम है, जिस स्टोर रूम में आग लगने की बात की जा रही है। तो अभी भी जिस तरीके से जले हुए नोट यहां पर मिले, तमाम चीजें जो है वो, क्योंकि नोट 14 तारीख को आग लगती है, 14 मार्च को होली वाले दिन रात को लगभग 11:30 बजे, और उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंचती है। जो नोट मैं आपको दिखा रहा हूं ये जले हुए नोट अभी भी आज भी हमें बाहर जो डेबरी के अंदर से मिले हैं ये 500 के नोट। और इसके अलावा जो एनडीएमसी के जो कर्मी थे उनसे हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि 4 से 5 दिन पहले भी उनको 500 के 20 से 25 नोट मिले थे और आज फिर इस तरीके के नोट मिलना, आप देख सकते हैं 500 के नोट जले हुए। इसी तरीके से आज भी 8 से 10 नोट मिले, जैसा कि मैंने पहले रिपोर्ट के अंदर भेजा कि किस तरीके से नोट यहां पर अभी भी जले हुए मिल रहे थे। और उन्होंने भी ये दिखा रहे हैं, उस पर हम थोड़ी सी बात करें। और जो ये बड़ी खबर आई है, और विजय जी एक और जो ये रजिस्ट्रार कम सेक्रेटरी टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस, उनका भी जो रिपोर्ट है, उनकी जो रिपोर्ट है वो मैं जरा दर्शकों के सामने पढ़ दूं। उन्होंने कहा, अंडर द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल
Chief Justice, I visited the official residence of Justice Yashwant Verma at 30 Tughlaq Crescent. वो एड्रेस वो पूरा बता रहे हैं और ये विजिट उनके कब हुई? 15 तारीख को, यानी जिस दिन आग लगी उसके ही अगले दिन सुबह माफ कीजिएगा रात 9:10 पर. On reaching there, I called private secretary to the ऑनरेबल जज यानी जस्टिस यशवंत वर्मा के जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं जो उस वक्त जब आग लगी थी वहीं पर मौजूद थे, उन्होंने कॉल किया. उन्होंने कहा कि आप बंगले पर आए. He came out and took me to the honorable judge who was sitting in his office. यानी तब तक वो जज भी यशवंत वर्मा भी घर आ चुके थे और वो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे. I visited the room which is adjacent to the office where the fire incident took place on 14th. It was informed to me by the private secretary that the room was being used as a storeroom to keep useless articles of the household. अब ये सारी बातें वो हैं जो जस्टिस वर्मा ने जो रजिस्ट्रार हैं कम सेक्रेटरी टू द ऑनरेबल जस्टिस, और जब हम इन जस्टिस की बात करें तो हम जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय की बात कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि दिस रूम वाज नॉट लॉक्ड, जबकि बाकी बातें अभी तक जो सामने आ रही है वो ये कह रहे हैं कि रूम लॉक्ड रहता था. वो ये कह रहे हैं कि रूम लॉक नहीं रहता था. ऑन रीचिंग देयर आई फाउंड आउट दैट इट वाज कंप्लीट डार्क इनसाइड द रूम एंड द वॉल्स हैड डेवलप्ड क्रैक्स. वी ऑल took out our mobile phone and switched on the torch and have a look inside the room. वो ये बता रहे हैं कि कमरा बंद नहीं रहता था. दूसरी बात कि अंदर लाइट की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि अब जाहिर है जब वहां पर आग लग चुकी थी तो उन्होंने अपने मोबाइल की रोशनी से उन्होंने पूरे कमरे को देखा और जब उन्होंने कहा कि कुछ हाफ बर्न्ड आर्टिकल्स वहां पर दिखाई दे रहे थे, डेब्रीज वर लाइंग ऑन द फ्लोर, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने भी कैश की बात नहीं कही है. विजय जी, इस पूरी बातचीत में जो रजिस्ट्रार भी कह रहे हैं उसमें वो कहीं भी कैश की बात नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने जले हुए नोट देखे. द रिपोर्ट आफ्टर स्पेंडिंग 8 to 10 minutes in the room, we all came out. The report is accordingly submitted for the kind perusal of Honorable Chief Justice. इसमें तो कम से कम वो ये बात नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ जले हुए नोट देखे. देखिए, इसमें एक तो ये है कि जो कमरा बंद अंधेरा हो रहा था, कालिक हो रही थी, उसमें उसको जो क्या नाम है फायर ब्रिगेड की जो डायरेक्टर है उन्होंने, आप उसका लेटर देखिए, उसमें उन्होंने कहा कि वो आग शॉर्ट सर्किट से लगी है जी. तो शॉर्ट सर्किट से लगी है इसका मतलब वहाँ पे कमरे में अंधेरा ही होगा. जब रजिस्ट्रार साहब गए हैं तो लाइट नहीं जल रही और वो उन्होंने उसमें देखा और जिस तरह से उन्होंने लिखा है उसका मतलब क्या है. उन्होंने कहा कि उसमें अंधेरा है, दीवारें काली हो गई है और अंधेरे में मैंने अपने मोबाइल की मोबाइल की टॉर्च से देखा है. तो उसमें ये मौका मिल जाता है स्पेस कि आप ये नोट देख रहे हैं कि नहीं देख रहे. उन्होंने कहा डेब्रिज और कितना दिखाई और कितना दिखाई दिया नहीं है तो इसलिए, लेकिन अब तो नोट मिल गए ना, तो ये तो बहस ही नहीं है. बहस तो सवाल खड़े कर दिए सीजीआई ने अपने आप ही कि ये पैसा मिला. इसमें अब ये सवाल तो बचा ही नहीं कि पैसा नहीं मिला. एक तो फायर ब्रिगेड की टीम ये कह रही है कि उन्होंने जले हुए नोट देखे, ये उन्होंने कहा. मैं कह रहा हूँ जब सीजीआई ने ये सवाल, जो तस्वीर दिखा रहे हैं, सीजीआई ने जब सवाल खड़े, मीनाक्षी जी, सीजीआई ने जब सवाल खड़ा कर दिया, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि सीजीआई ने जब कह दिया कि भाई वहां जो पैसा मिला है वो कहां से आया पैसा, दूसरा उसका सोर्स क्या है, तो इसका मतलब ये तो अब इस डिबेट पे मत चाहिए ना कि ये पैसा था कि नहीं था. 14 तारीख की रात को 11:30 बजे करीब आग लगी है और जो रजिस्ट्रार की विजिट कब होती है? 15 तारीख की रात को विजिट होती है, लगभग 20 घंटे के बाद विजिट होती है. तो मुझे लग रहा है कि, और ये भी तो होना चाहिए कि जब 14 तारीख की रात को आग लगी कमरे में तो रूम का ताला किसने खोला था? फायर ब्रिगेड जब पहुंची, क्या कमरे में ताला लगा था? फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने ताला खोलने के लिए कहा, चाबी कौन लेकर आया था? क्या ताला खोला गया? या फायर ब्रिगेड के अधिकारी जब गए तब रूम खुला हुआ था और उन्होंने सीधा दरवाजा खोल के आग बुझाने की कोशिश की और उनको वहां जले हुए नोट, जब उन्होंने बुझाया तो जले हुए नोट मिले. अगर फायर ब्रिगेड के अधिकारी ये कहते हैं कि रूम में ताला लगा था, हमने चाबी मंगवाई, सेक्रेटरी चाबी लेकर आता है, वो ताला खोलता है, उसके बाद हम जाते हैं, तो ये भी देखना पड़ेगा कि जब फायर ब्रिगेड के अधिकारी पहुंचे, जब आग लगी थी, तो क्या रूम लॉक था कि लॉक खुला हुआ था? नंबर 1. और ये 24 घंटे तक आग लगी होगी तो लोग बुझा रहे हैं, और 20 घंटे तक क्यों पहुंचे? 20 घंटे तक क्यों पहुंचे? ये 20 घंटे बाद अधिकारी क्यों पहुंचा? इसमें एक बात है ना, तुरंत सुबह पहुंचना चाहिए था ना, दिन में क्यों पहुंचना जाना है. एक बात समझिए, 20 घंटे बाद वहां जा रहे हो. फिर मैं ये पूछूंगी, आग लगी, मैं एक मिनट में एक सवाल खड़ा कर लूं, फिर तो ये पूछना चाहिए जब आग लगी होली वाले दिन, मामला खुला 20 तारीख को, तो इतने दिन क्या हो रहा था? नहीं, देखिए, इसको आप अकाउंटेबल हैं किसी के, आपको क्यों बताए? पहली बात,
मैं इस सवाल पर पूछना चाहता हूँ। और रजिस्ट्रार 4 वहाँ पर रात को 9 बजे क्यों पहुँचा है? रजिस्ट्रार कोई ऑफिसर है अकाउंटेबल जो वहाँ सीजीआई के जज के यहाँ पर आग लगी तो वो पहुँचे? वो तो किसी ऑर्डर पर पहुँचे ना। पहले घटना हुई, पुलिस कमिश्नर से बात हुई, फायर ब्रिगेड के डायरेक्टर की, फिर पुलिस कमिश्नर ने सीजे को बात की, हाई कोर्ट के सीजे ने सीजीआई से बात की, सीजीआई ने उसके बाद ऑर्डर किया होगा ना। ये प्रोसेस है। ऐसे रजिस्ट्रार किसी की आग लगी है तो घर पहुंच जाएगा क्या? प्रक्रिया की कैसे भाई? जज के तो उस पर सवाल खड़ा नहीं हुआ ना कि 9 बजे वो, बल्कि आप कहेंगे सुबह सुबह वो कैसे पहुंचे? उसमें देखिए 2 जस्टिस उपाध्याय को 2 इंस्ट्रक्शन मिले। पहले जो उन्होंने बताया तो फिर क्वेश्चन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भेजा कि इन प्रश्नों का उत्तर इन प्रश्नों का, तो तब वो उनके फिर घर पर गए हैं, उनसे बातचीत किया है, फिर वो बताया है कि उनका उत्तर ये है कि हमको इस पैसे के बारे में मालूम नहीं है, हमारे किसी घर के परिवार से या किसी से भी इस बारे में कोई बात बताई नहीं गई, दिखाए नहीं गई, उसके फोटो नहीं लिए गए। ये सारी बातें उनको बता रहे हैं। तो ये देखिए ऐसा है कि इसमें अब इस समय जो चीफ जस्टिस ने एक्शन लिया है, वो चीफ जस्टिस का एक्शन ये बताता है कि वो जुडिशियरी को लेकर जो सवाल देश भर में खड़े हो रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, चारों ओर मरमरिंग है, पहले से आवाज उठ रही है। और 2014 में जस्टिस केहर ने जो इस की पीठ ने जो इस संदर्भ में मध्य प्रदेश के एक हाई कोर्ट के जस्टिस पर जो छेड़खानी का मामला था, उसमें जो है 7 स्टेप्स बताए थे। तो वो इस स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। पहला स्टेप इसमें यह है कि कोई कंप्लेन आना चाहिए। कंप्लेन आने के बाद आपने वहां के चीफ जस्टिस को इन्फॉर्म किया, चीफ जस्टिस ने आपको रिपोर्ट दिया, ये तीसरा हो गया। फिर उसको आपने पढ़ा, वो चौथी हो गई। पढ़ने के बाद आपको लगा कि नहीं इसके आगे प्रोब की जरूरत है, तो आपने एक कमेटी बना दी, तो ये 5वां हो गया। अब वो कमेटी की रिपोर्ट जब आएगी, उस रिपोर्ट से पता चलेगा कि अब चीफ जस्टिस क्या स्टेप लें। अगर वो दोषी साबित होते हैं तो क्या उनके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया है कि उनको स्टेप आउट होने के लिए कहा जाए कि या तो वॉलंटरी रिटायरमेंट लें या वो त्याग पत्र दें, ये 2 देंगे। अगर वो नहीं मानते हैं तब चीफ जस्टिस जो है 7 स्टेप्स के रूप में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को लिखते हैं कि अब इनके विरुद्ध इंपीचमेंट चलाया जाए। 5 स्टेप तक तो अभी ये सारी बातें हैं। बार-बार सवाल नहीं खड़ा कर सकते हम लोग कि भाई उन्होंने क्यों नहीं बताया। बताना क्या, सीजीआई देख रहा है उसको, तो सीजीआई जब उस पर रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद वो देखेंगे कि क्या इसकी जरूरत है। पुलिस तो जो सबूत है उसको इकट्ठा करके रखेगी ना। वो रखा होगा ना, हमें नहीं पता। पांचवें चरण की हम बात कर रहे हैं, काम यही है ना। हम जो 5वें चरण की बात करें हर्षवर्धन जी कर रहे हैं पुलिस वालों के जी, उनके बेचारों की क्या हिम्मत है कि जज साहब वही ना हाई कोर्ट का जज है। उन्होंने साफ रिपोर्ट में लिखा है, हिंदी में उसी रिपोर्ट का हिस्सा है, उक्त कमरे में आग के काबू में आने के बाद 4-5 अधजली बोरियां मिली हैं, जिनके अंदर भारतीय मुद्रा भरे होने के अवशेष मिले हैं। ये और दूसरा हिस्सा क्या है, स्टोर रूम घर के सुरक्षा गार्ड जो सीआरपीएफ की सीएपीएफ की एफ कंपनी 70वीं आने के लिए बनाए गए रूम से सटा हुआ है, इसे ताला लगाकर रखा जाता है। साफ तो रिपोर्ट कह रही भाई, वही कह रहा हूं ना। इसका मतलब हुआ कि चूंकि जज साहब के घर का मसला था, डर सबको लगता है, गला सबका सर चौथा पॉइंट वो ये कह रहे हैं कि घर के सुरक्षा गार्ड के अनुसार कल सुबह कमरे से मलबा और अन्य आंशिक रूप से जले हुए सामान को हटा दिया गया था, जिसे हमारे सहयोगी अतुल भाटिया भी दिखा रहे हैं। तो ये इसके बाद कुछ बचता नहीं है। अब ठीक है, हर किसी को लगता है कि भाई न्यायाधीश का घर है, न्यायाधीश के ऊपर टिप्पणी है, सीधे हाई कोर्ट के जज का मसला है। वैसे भी पुलिस वाले ने क्या किया, पुलिस वाले ने पुलिस कमिश्नर को बताया, पुलिस वाले क्या बताएंगे, जैसे ही फायर ब्रिगेड वाले गए होंगे तो उनको लगा अरे ये तो जज साहब का घर है, तो उन्होंने फोन किया, तो एसीपी डीसीपी जो होता हुआ गया होगा और कमिश्नर ने कहा होगा कि अच्छा चलो जो तुमको करना है करो, हाई हमको भेजो। इन्वॉल्वड है, सारी बातचीत जो है और फिर पुलिस कमिश्नर ने बल्कि इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को थोड़ा सा प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने कम से कम अपनी तरफ से कोई ऐसा कॉग्निजेंस लिया, कहा कि ये होना चाहिए। और जब ये कहा गया, जिसको कई लोग ये भी कह रहे थे कि उनका ट्रांसफर तो किया नहीं गया है क्योंकि वो कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा था, जबकि इसी में लिखा हुआ है कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि अच्छा ये एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से बहुत अच्छा है, ये जरूरी है, लेकिन आगे वो कहते हैं कि इतने भर से बात नहीं चलेगा। इसका मतलब ये हुआ, I am of the prima facie opinion that the entire matter warrants a deeper probe। बिल्कुल, वो खुद कह रहे हैं। अच्छा एक बात जो हम लोगों ने एक फिल्म में तारीख पर तारीख का वो सुना था। हाँ, ये सब लोग क्या होता है, हमारे देश की एक ऐसी स्थिति हो गई कि ब्यूरोक्रेट्स
कोई जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। हमारे देश की पुलिस अपने ऊपर जिम्मेवारी लेने को ब्रिगेड तैयार वाला नहीं है, वो होती। क्या करेगा? हमारे देश की जुडिशियरी भी अगर जिम्मेवारी नहीं लेगी, चीफ जस्टिस ने अपना एक कोई चीज इसमें लिखा तो नहीं है ना, केवल प्रोब की बात कर दी है कि ये प्रोब है, तो ये प्रोब होता जा रहा है। इसलिए प्रोब हम देख रहे हैं। अब इसमें तो जस्टिस सर, वो तो जांच के बाद ही प्रूव होगा ना, तब तक तो अच्छा, आप प्रूव ही बताइए होगा। क्या कर सकते हैं? नहीं, सुनिए क्या कर प्रोब सकते भी जो है, प्रोब शब्द जो है ये इतना एक छायावादी शब्द होता है। प्रोब का मतलब क्या हुआ? अगर तीन जांच जज होनी हैं, चाहिए। तीन जज हैं, तो क्या वो पुलिस की तरह वो इंटरोगेशन कर सकते हैं? हमारे सवाल तो ये है, नहीं कर सकते। नहीं, आप इसको गलत तरीके से गलत ले रहे आप हैं। समझ रहे 3 हैं, लोगों जी। को जब जजेस को दिया गया है तो उनको जो लोगों की जरूरत है, पुलिस की जरूरत हो, सीबीआई की, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की जरूरत हो, आज फायर जो हो, सुप्रीम वो कोर्ट की सब ओर उनको से मदद जो मिले। फायर उनको डिपार्टमेंट्स के सुपरवाइज अतुल गर्ग करते से हैं, जज अतुल सुपरवाइज गर्ग से जो करते हैं। मुलाकात हुई है, ऐसी जो कमेटी बनती सुनिए ना, है, उसका मतलब ये अतुल थोड़ी गर्ग खुद से होगा। जांच मुलाकात हाँ। हुई है, उसी सिलसिले में तो ये नहीं, मुलाकात उसका हुई मतलब है कि केवल वहां से सुपरवाइज जो कर रहे होते हैं, कोई ये डॉक्यूमेंट्स थोड़ी हैं, वो खुद लिए जाके जाएंगे, फिर आगे की कचरा जांच होगी। हटाएंगे। उसका मतलब ये नहीं है ना, वो तो सुपरवाइज करते हैं जजेस जो होते हैं, कमेटी और बनी है, हाई पावर नहीं, कमेटी जो है, कमेटी बनी और ये तो है। बहुत बड़ी कमेटी है। हम लोग वो अक्सर दो बात चीफ करते हैं जस्टिस जजेस लेकिन- जुडिशियल लेकिन कमेटी सर, बनाई जाए। ये सवाल खड़ा होगा, थोड़ा अलग सवाल है, लेकिन मेरे मन में तो अभी तुरंत आया। हर चीज में कहते हैं कि भाई नेता लोग हैं, नेता ने करे एक जज साहब डाल दो तो न्यूट्रल हो जाता है। जज साहब पे मामला है तो जज साहब के अलावा क्यों नहीं होना चाहिए उसमें कोई? और मैं तो कहता हूं, क्या ये अगर जगदीप धनखड़ जी ने उस तरह से बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट राज्यसभा के भीतर नहीं दिया होता तो क्या इतनी हिम्मत किसी की होती? और क्यों नहीं इस पर संसद की कोई कमेटी बने? कई बार हम कहते हैं नेताओं के ऊपर मामला बना, भ्रष्टाचार का मामला आता है, बड़े से बड़ा नेता वो अदालत के चक्कर काटता है। जब जज के ऊपर मामला है तो संसद की कोई मॉनिटरिंग कमेटी क्यों नहीं बननी चाहिए? लेकिन सर, रूल तो यही है ना कि जब सीजीआई का मामला है तो उसे जजेस की बॉडी ही उसे इस सीजीआई का मामला कहां से हो गया? नहीं, जब सीजीआई उसको मतलब देख CGI रहे हैं तो हाईएस्ट हमारी मेरे मन में ये हाईएस्ट सवाल जुडिशियल है, बॉडी है। एक सामान्य नागरिक के तौर पर ये सवाल क्यों नहीं आना चाहिए कि जब आप कहते हैं कि कोई एक होता है, आप कहते हैं कि डिपार्टमेंट की इंक्वायरी, नहीं अब तो मामला गड़बड़ तो बाहर से किसी को लाओ। सर, आप यही कहते हैं। आप तो जो मूल प्रश्न उठा रहे हैं वो तो उस समय खारिज हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को खारिज कर दिया। नहीं, वो तो खैर लार्जर क्वेश्चन हो जाएगा। वो तो बड़ा खैर- क्वेश्चन है, हाँ, इससे भी वो बड़ा तो- क्वेश्चन है। तो दोनों पार्ट है, देखिए इसका दोनों पार्ट है। जुडिशियरी को इंटैक्ट भी रखना जरूरी है, हाँ। और जुडिशियरी के अंदर के जो भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, उसको भी ठीक करना जरूरी है। अब इसमें ऐसा नहीं हो कि हम पॉलिटिशियन को, ब्यूरोक्रेट्स को और पुलिस उसको को नहीं फंसा। जुडिशियरी पर हावी करा दे। समस्या है ये बहुत ही एक महीन रेखा है कि हमारे यहाँ जो सेपरेशन और पावर है उसमें सबके जो संवैधानिक दायित्व है, उनके जो गरिमा है और उनकी जो ताकत है वो बनी रहे। उसमें जुडिशियरी अंततः सारे फैसले जुडिशियरी को देना है। हम संविधान का संशोधन करते हैं, जी, उसको सर। भी रिव्यू करने का अधिकार दिया हुआ अब है। छोटे से ब्रेक के लिए हमें सवाल रुकना तो होगा। जुडिशरी पर ही उठ रहे हैं ना सर। जितने मुकदमे सुने, जितने मामले आए, जो भी फैसला दिया, उसके विपक्ष वाला क्यों नहीं कहेगा कि मैनिपुलेटेड था? नहीं, वो कह सकते हैं, सवाल उठे हैं, लेकिन क्या इस समय हमारी पॉलिटिकल जो राजनीतिक सत्ता है उसको आप इतना साफ सुथरा और इतने गरिमामय, उत्तरदायित्वपूर्ण, ईमानदार मानते हैं कि किसी जज के भ्रष्टाचार की जांच के लिए वहां एक कमेटी बने? जब अंदर के भ्रष्टाचार के जांच के लिए कोई कमेटी बनती है, उसमें मार हो जाता है, बोतल चलने लगती है, तो आप सोचते हैं कि जजों को लेकर क्या होगा? और अब बात होगी बिहार की। बिहार में चुनावी साल में इफ्तार पर जमकर सियासत हो रही है। एक तरफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव घूम घूम कर दावत इफ्तार में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम संगठनों ने आज पटना में नीतीश की इफ्तार पार्टी में शामिल होने से इनकार कर दिया। इन मुस्लिम संगठनों ने नीतीश को चिट्ठी लिखकर अपने बॉयकॉट का ऐलान किया है। जिन संगठनों ने इफ्तार में शामिल न होने का ऐलान किया उनमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमाए हिंद भी शामिल है। ये वक्फ बोर्ड बिल पर जेडीयू के स्टैंड से नाराज है और चाहते हैं कि नीतीश की पार्टी इस बिल का विरोध करे और इसे संसद में पास ना होने दे। दबाव बनाने की रणनीति के तहत इन संगठनों ने नीतीश की इफ्तार पार्टी से दूर रहने का फैसला लिया है। चिराग पासवान इस फैसले पर क्या कह रहे हैं, खासतौर पर तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, ये दोनों रिएक्शंस आपके सामने रखते हैं और फिर करेंगे चर्चा। आप लोगों ने हमेशा लालू जी को मुझ पर विश्वास जताया। आप लोगों के ताकत की वजह से, फिर शक्तियों से, सांप्रदायिक शक्तियों से हम लोग हमेशा लड़ने का काम करते हैं। ये केवल आप लोगों की ताकत की वजह से है। तो हम दुआ करेंगे कि ईश्वर अल्लाह और खास तौर पे आए हुए सभी लोग
आशीर्वाद और सकते हैं कि आपके साथ हमारा दल, राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता पिता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। मदनी साहब का बहुत सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। उनसे पुराने संबंध हम लोगों के रहे हैं। ऐसे में मैं जानता हूँ कि उनकी अपनी चिंताएं हैं, जिसको लेकर उन्होंने इस तरीके का फैसला लिया है। बहरहाल मैं बस उनसे इतना कहूँगा कि जिनको उन्होंने मुसलमान समाज का संभवतः ठेकेदार बनना सही समझा है, क्या वो लोग उनके हितों का संरक्षण कर पा रहे हैं? आप भले हमारे इफ्तार में मुस्लिम संगठनों को आप कहें कि भाई ना जाएं, मुख्यमंत्री जी के इफ्तार में आप कहें कि वो ना जाएं, चंद्रबाबू नायडू जी के इफ्तार में उनको कहें कि वो ना जाएं, पर जो लोग राजद के इफ्तार में जा रहे हैं, बताएं कि इन लोगों ने क्या किया है मुसलमानों के लिए। ये तो एकदम दो तरफा बातें हैं। क्या किसी समाज का, किसी समुदाय का भला करने के लिए इफ्तारी करनी जरूरी है? नहीं, देखिए, अगर नेताओं में साहस हो तो जिन संगठनों ने इनका, ये केवल दबाव नहीं है, बहिष्कार है। ये तो शर्मनाक है कि आप उनके लिए इफ्तार कर रहे हो, कहे हम तुम्हारे इफ्तार में आएंगे ही नहीं, हम जो चाहते हैं वो करो तब तुम्हारे इफ्तार में आएंगे। ब्लैकमेलिंग है ना? ये एक मेंटेलिटी इस देश में रही है, खासकर शाहबानो मामले के साथ जिस ढंग से दबाव बनाया सरकार ने शाहबानो को 178 रुपए का मात्र उसमें उसको हर्जाना महीने में देना था, उसको बदलते हुए और जो बिल पास हुआ है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन बिल राजीव गांधी जी के समय से, उस समय से दबाव बनाना कि दबाव बनाएंगे तो हो जाएगा, अब दबाव से भी काम नहीं हो रहा है। अच्छा, ये दबाव इनका फेल भी कर सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में ये सत्ता में आने के पहले एक धारणा थी कि बगैर मुस्लिम वोट के कोई केंद्र में बहुमत पा ही नहीं सकता है। यह मिथ टूट गया है कि 300 भी क्रॉस कर सकता है। जो महाराष्ट्र में आपने देखा कि किस ढंग से बहुमत मिला है बहिष्कार के बावजूद, उत्तर प्रदेश में चीजें बदल रही है। तो ये जो परिस्थिति बनी है वो इस कारण बनी है कि नेताओं ने अभी तक जो मुस्लिम समाज के अंदर जो उनके दोष हैं, उनके अंदर जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जो मजहब के नाम पर गैर मजहबी काम हो रहे हैं, उनके समाज के सामान्य लोगों तक भी पहुंचाने की बात स्पष्ट रूप से नहीं की है, कोई बोलता ही नहीं था। तो यह है कि इनका बहिष्कार करो कि वक्फ के बिल को समर्थन करेंगे तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। अभी नेताओं को तय करना है कि भाई इनको इफ्तार पार्टी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कोई नेता, मैं पूछ रहा हूं, कोई नेता अगर हमको होली मिलन में नहीं बुलाता है, होली मिलन आयोजित नहीं करता है, तो क्या वो हिंदू विरोधी है? कोई नेता अगर विजयादशमी में कोई फलाहार की पार्टी नहीं करता है तो क्या हिंदू विरोधी हो जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि इस देश में जो लोग इफ्तार नहीं करते हैं वो मुस्लिम विरोधी है। बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए इफ्तार की पार्टी को पुनर्विचार करने की जरूरत पैदा हो गई है कि जिनके लिए आप इफ्तार कर रहे हो, आप पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है कि आप जो स्टैंड ले रहे हैं, इस देश के संविधान, इस देश के न्याय, इस्लाम मजहब जो कुछ कहता है और इस्लाम में जो बाकी मुसलमान है, मुस्लिम समुदाय के वास्तविक हित में है, अगर ये वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, मतलब आप पर विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास नहीं करते हैं, ये नीतीश कुमार के लिए परेशानी का सबब हो सकता है हर्षवर्धन जी? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि इसको दोनों तरह से दिखा जा सकता है। एक तो बड़ा सामान्य सा है और प्रचलित है कि इफ्तार पार्टी है, सेकुलर होने के लिए, दिखने के लिए करना है, और अगर वही लोग नहीं आएंगे जिनके लिए आप कर रहे हैं, जिसका मतलब कि आप उस तरह से सेकुलर नहीं रह जाएंगे। मतलब एक तो ये प्रचलित धारणा है, वो उनके नजरिए से एकदम वो नहीं रह गए। मतलब अब अगर यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ना आए, जमीयत उलमा या जितने भी इस तरह के संगठन है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है और उसको ज्यादा गंभीरता से मैं देखता हूं। ये करके मुसलमानों के ये संगठन जो लगातार 3 तलाक पर इन्होंने देख लिया, ये अब धीरे धीरे समान नागरिक संहिता पर देख रहे हैं, नागरिकता कानून संशोधन अधिनियम आया उस पर देख रहे हैं, तो एक तरह से मुसलमानों से ये जो संगठन है ये कटते चले जा रहे हैं। मैं इसको यूं भी देखता हूं, पॉलिटिकली ठीक है, आपको दबाव बनाना है, आप नीतीश जी पर बनाइए, नायडू जी पर बनाइए। आप ये कह रहे आम मुसलमानों से मुसलमानों के ही संगठन कट रहे हैं। उन मुसलमानों को भी तो लगेगा ना कि ये संगठन क्या हमारे हक के लिए कुछ ले पाते हैं क्या लोकतंत्र में, सरकार में हमारी कोई भूमिका बची रहने देना चाहते हैं क्या? और अगर ये पूरे मुसलमानों को लेकर खड़े रह गए तो गाड़ी तो निकलेगी आगे और उसमें दूसरा वर्ग बैठकर जाएगा।
पहले क्या था, ये कहते थे कि हम जब तक बैठेंगे नहीं तब तक गाड़ी चलेगी नहीं, यानी लोकतंत्र की गाड़ी का मतलब ये हुआ कि 272 क्रॉस किया या नहीं किया। अब तो 272 बिना मुसलमानों के क्रॉस कर रही है। अब इसका अच्छा है पहलू या बुरा है, ये मुसलमानों को सोचना होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही खराब तरीका है। आप बिल्कुल कहिए, आप कहिए कि हम चुनाव में तुमको औकात दिखा देंगे, हम तुमको जीतने नहीं देंगे, हम विधानसभा लोकसभा में विरोध करेंगे, ये पॉलिटिकली और डेमोक्रेटिकली एक तरीका है। लेकिन जब आप कहते हैं कि हम आपकी इफ्तारी का विरोध करेंगे, तब तो आप बड़ा खराब काम कर रहे हैं। आप ही के लिए तो वो एक कर रहे थे। और मेरा ये मानना है, जो देश के मुसलमानों में एक बड़ा वर्ग है जिसको हम यूं देखते हैं कि भाई क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में भाजपा नहीं जीती कश्मीर में, लेकिन कश्मीर में ढेर सारे वोट उसके विधायकों प्रत्याशियों को मिल गए। गुजरात में ढेर सारे सभासद उसके जीत कर आ गए। तो एक बड़ा वर्ग जिसको लगता है कि भाई हमको जो मिल रहा है वो तो हम ले, ये तो हमको लोकतंत्र में काटकर किनारे करने की साजिश है। और वो कौन कर रहे हैं? ये जो ठेकेदार मुस्लिम संगठन। अब अगली खबर हम बात कर लेते हैं औरंगजेब और बाबर के मैटर की, जो इस वक्त हॉट टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा का चैप्टर इसमें ऐड कर दिया है। राज्यसभा के अंदर बयान देते हुए सपा सांसद ने राणा सांगा पर प्रहार किया। कहा कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो तुम यानी कि हिंदू गद्दार राणा सांगा की औलाद है। मैं तमाम बातें क्यों कहूं, आप खुद ही रिएक्शन सुने, जो पहले रामजी लाल ने कहा और उसके बाद फिर जो विवाद खड़ा हुआ उस पर और क्या पलटवार हुआ, दोनों आपके सामने। उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं, इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश कि हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी? आज जो अखिलेश यादव कह रहे हैं विजय जी, उसी का तो दूसरा पहलू ये है कि रामजी लाल भी तो वही कर रहे हैं। जनता के मुद्दों को, उनके सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने की बजाय आप राणा सांगा का अपमान कर गए और फिर आपने एक नया विवाद शुरू कर दिया। देखिए, अब राजनेताओं का इस तरह से पिछले 15 दिन से 20 दिन से मैं देख रहा हूँ कि औरंगजेब और राणा सांगा और कहाँ तक हम पहुँच गए हैं, उस विवाद को लेकर चल रहा है। और उसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि औरंगजेब को लेकर सब लोग मानते हैं कि क्रूर शासक है, नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं मानते होंगे, लेकिन आप उसे एक हीरो के तौर पर साबित करने के लिए भी आप अपने अपने नए तर्क गढ़ रहे हैं। फिर राणा सांगा को लेकर भी आप अलग तरीके से, क्योंकि आपको औरंगजेब के साथ खड़ा दिखाई देना है तो आप राणा सांगा पर भी आ गए हैं। मूल मुद्दा क्या है? क्या ये सब मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं जिन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए रामजी लाल सुमन साहब को, अखिलेश जी को, या भारतीय जनता पार्टी या तमाम लोगों को? जैसे आरएसएस के आम्बेडकर साहब, सुनील आम्बेडकर साहब ने कहा कि औरंगजेब इज इररिलेवेंट। तो अब जो इररिलेवेंट इश्यूज हैं उस पर हम अपने अपने कुतर्क गढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि औरंगजेब हो, राणा सांगा हो, उनको शासकों के तौर पर देखें और उनकी जो क्रूरता है उसको भी स्वीकार कीजिए। इतिहास को स्वीकार करना जो है ना, वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण बात होती है। और सब लोग होते हैं। आज हम यदि डेमोक्रेसी में भी देख लें तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारे इश्यूज पर खड़े होते हैं, साथ में बहुत सारे इश्यूज पर खड़े नहीं होते। तो एक ही तरीके से एक फ्रेम में सबको डालने की जरूरत नहीं है। और क्या आप राणा सांगा को बाबर के साथ खड़ा कर सकते, इसके साथ औरंगजेब के साथ खड़ा कर सकते? असली मुद्दा ये है। तो इस पर लेकिन सबके अपने, और इससे भी इंटरेस्टिंग बात है कि कोई वोट का फर्क नहीं पड़ रहा है। अब एक तरफ तो अभी इफ्तार की बात कर रहे थे, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार जी इफ्तार पार्टी करें तो जमीयत के वक्फ बोर्ड के लोग नहीं जाएं, लेकिन वहां पर हो सकता है कि 2000 मुसलमान पटना के खड़े हों, तो फिर क्या करेंगे आप? बिल्कुल। इसलिए आप अपनी पॉलिटिक्स को भी देखने की कोशिश करें और कुतर्क के लेवल पर इस स्तर पर ना पहुंच जाएं कि रावण की पूजा, यदि रावण को आपको बहुत विद्वान बताना है तो आप राम को भी विलन बनाने पर तुल जाएं, ये ठीक नहीं है। इसलिए ये बड़ी थी कि हिस्टोरिकली भी ये लोग गलत है, क्योंकि वो तो दौलत खान लोधी ने बुलाया था बाबर को। ये मतलब स्पष्टता होनी चाहिए, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल वही है, और मुझे लगता है कि इस पूरी डिबेट का सबसे बड़ा सवाल वही है जो विजय जी ने कहा।
आप औरंगजेब के बचाव के लिए राणा सांगा पर हमला करेंगे? ये है मुद्दा। औरंगजेब के पक्ष विपक्ष में खड़ा होने वाला, और देखिए इस पर मैं स्पष्ट हूं, इतिहास जो भी है, हो सकता है कोई कहे कि नहीं कब्र होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मैं ये मानता हूं कि आज इस पर ये डिबेट नहीं होनी चाहिए, लेकिन चूंकि कब्र है, रोज रोज उस पर कोई फूल डाल आता है, कोई अबू आदमी बोल देता है, तो ये सारी चीजें होती। औरंगजेब के पक्ष में खड़ा होने वाला कोई नहीं दिखना चाहिए, इसमें मुझे कोई भ्रम नहीं, क्योंकि वो बहुत काला इतिहास। अब इसका दूसरा पहलू क्या है, आप राणा सांगा जैसे योद्धा को उसके ऊपर हमला सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, और जरा सोचना चाहिए, क्या समाजवादी पार्टी को सचमुच हिंदुओं के सामने वोट के लिए नहीं जाना है? अखिलेश यादव ने कह दिया कि अच्छा भाजपा वाले औरंगजेब वाला इतिहास पलट रहे थे, तो हमने राणा सांगा वाला पलट दिया। मतलब आप यहां तक जाकर अगर कर रहे हैं, और कहीं ये लड़ाई वो वाली तो नहीं है कि प्रियंका जी को इतना हजारों किलोमीटर दूर गाजा दिख जाता है, यहां का नहीं दिखता है। बिल्कुल। तो ये वही हाल है, उनको भी 1000 साल पहले का वो दिख जाता है, अभी का नहीं दिखता है, तो ये खतरनाक है। मुझे लगता है इसका उसी तरह से पॉलिटिकली भी खतरनाक है, हिस्टोरिकली भी खतरनाक है। राणा सांगा जिन्होंने अलग अलग शासकों को, राजपूत शासकों को एकजुट करके उनका नेतृत्व करते हुए बाबर से युद्ध लड़ा, आप उसको कह रहे हो औरंगजेब उससे भी ज्यादा खतरनाक हमारे सोशल फैब्रिक के लिए ना, कि आप झूठ फैलाकर दूसरे तरीके के सोशल फैब्रिक में एक बड़ी दरार पैदा कर। इस पूरे विवाद का जो औरंगजेब और राणा सांगा के विवाद हुआ, जो लगातार चल रहा है 15 दिन से, उसका फायदा इतिहासकारों को बहुत हो रहा है। जिन इतिहासकारों की किताबें कोई खरीदता नहीं था, अगर आप अमेजोन पे जाकर कहीं सर्च करेंगे, डालेंगे किताब, तो आउट ऑफ स्टॉक दिखाया जा रहा है। सब इतिहास की किताबें खरीद रहे सारे, क्योंकि सबको अध्ययन करना है, कोई ना कोई ऐसा इश्यू ढूंढना है कि जिस इश्यू उठा के फिर उनको लोकसभा में बोलना है, पार्टी के प्रवक्ताओं को बोलना है। तो इतिहास तो ये कौन सी इतिहास की किताब लेकर आए? मैं तो फिर ये जानना चाहती हूँ, रामजी लाल जी ने कौन सा इतिहास पढ़ लिया जिसमें वो एकदम फैब्रिकेटेड बात कर रहे हो, वो भी संसद में खड़े होकर? देखिए, इतिहास को अपने हिसाब से सब तोड़ मरोड़ करने की कोशिश करते हैं, और फिर समाजवादी पार्टी के वो नेता है, समाजवादी पार्टी तो वर्तमान को क्या, इतिहास तो छोड़ो, वर्तमान के बारे में वो ठीक से नहीं बता पाएंगे। और अखिलेश यादव, अबू असीम आजमी जैसे उनके पास नेता है जो अपने हिसाब से इतिहास बोलते हैं, और अबू आजिम तो कहते हैं कि भाई मैं तो चाहूं तो इतिहास लिख सकता हूं भारत का, मुझे समय नहीं मिलता। उनको तो बयान आ जाए कि मेरे पास समय नहीं है, वरना मैं भारत का इतिहास लिख देता मुगलों को लेकर। तो अगर अबू असीम आजमी जैसा नेता उनके पास इतिहासकार है, तो भगवान बचाए ऐसे पार्टी को और ऐसे नेताओं को देश से। तो मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को भी अपने प्रवक्ताओं को सिखाना चाहिए, रामजीलाल सुमन को ज्ञान देना चाहिए कि भाई आप लोकसभा और राज्यसभा में अगर बोल रहे हो, पार्टी के नेता बोल रहे हैं, विधानसभा में अबू असीम आजमी बोल रहे हैं, तो किस विषय पे बोलना है, क्या बोलना है आपको। कम से कम आप पार्टी के वोट नहीं बढ़ा सकते, सम्मान नहीं बढ़ा सकते, तो कम से कम पार्टी को हराने का काम तो मत कीजिए। बिल्कुल। आज कहानी कुर्सी की चर्चा में बस इतना ही। बहुत शुक्रिया अवधेश जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, समीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए।